गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम चैप्टर नंबर 14 आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। आर्थिक अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा जानने से पहले हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी कई बार कई लोगों से सुनते हैं कि आय या इनकम शब्द का प्रयोग सुनते हैं। उस व्यक्ति की आय इतनी है या उस देश की राष्ट्रीय आय इतनी है। किसी भी परिवार की कल्याण का जो माप माना जाता है, आय माना जाता है, आय के आधार पर किसी परिवार की सामाजिक परिस्थिति का पता चलता है। किंतु व्यक्ति के कल्याण के अनेक निर्धारक तत्व होते हैं। तो परिवार की आय एक सीमा तक उस परिवार के बारे में जानकारी देती है कि उस परिवार की स्थिति क्या है। उसी प्रकार एक राष्ट्र की आर्थिक स्थिति पता करने में हमें उस देश की या राष्ट्र की राष्ट्रीय आय की जानकारी होना आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किसी देश की राष्ट्रीय आय क्यों पता करते हैं, किस लिए आवश्यक है किसी देश की राष्ट्रीय आय के बारे में जानना। तो अगर किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें राष्ट्रीय आय के द्वारा बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, जैसे कि किसी देश का आर्थिक विकास या आर्थिक प्रगति हमें राष्ट्रीय आय के द्वारा पता चलती है। दूसरा, विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की तुलना राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही संभव है। हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था में विकास में अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर 1 है, चीन की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर है। तो वो हम किस आधार पर कह सकते हैं? वो राष्ट्रीय आय की तुलना के आधार पर। जब विभिन्न देशों की तुलनात्मक अध्ययन होता है तो हमें पता चलता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर है, और ये अर्थव्यवस्था की तुलना किस आधार पर की जाती है? राष्ट्रीय आय के आधार पर। तो फिर बेटा हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 7वें, फिर 7वें से 6ठे, तो इस तरह ऊपर पायदान पर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। तो हम राष्ट्रीय आय क्यों महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा कर रहे थे। तो पहला तो हमें आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। दूसरा, विभिन्न राष्ट्रों की तुलनात्मक अध्ययन संभव है। राष्ट्रीय आय से विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है और पता चलता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था का कितना विकास हुआ है। फिर अपन बात करते हैं तीसरा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान की जानकारी। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्रक, व्यवसाय के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इन क्षेत्रकों में से किस क्षेत्र का कितना योगदान है वो भी हमें राष्ट्रीय आय के द्वारा ही पता चलता है कि राष्ट्रीय आय में किस सेक्टर का कितना योगदान है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भावी नीतियों का निर्माण। जब हमें पता चल जाता है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय कितनी है तो उस आधार पर हम उस देश के विकास के लिए भावी नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय आय की जानकारी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है। अर्थव्यवस्था के विकास को अपन मापन किससे कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय से कर सकते हैं। किसी भी देश में वित्तीय साधनों द्वारा एक वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है सब राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है। लेकिन राष्ट्रीय आय में ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि राष्ट्रीय आय में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन में योगदान के फलस्वरूप जो अर्जित आय होती है वो अंतिम वस्तुओं का योगदान देखा जाता है उसमें। और अंतिम वस्तुएं कैसी? जिनको पुनर्परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिनका फिर से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जैसे कि अपन बात करते हैं गेहूं है, तो गेहूं के बाद में बिस्किट बनाए जाते हैं, बेकरी में और भी चीज़ें बनाई जाती है। तो जो अंतिम वस्तु है उसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, बार बार उसकी गणना नहीं की जाती। अब वित्तीय वर्ष का नाम आया है तो बेटा वित्तीय वर्ष हम किसे कहते हैं? वित्तीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय है, ये भारत में वित्तीय वर्ष माना जाता है। इसके बाद में अपन उत्पादन शब्द बार बार आ रहा है कि उत्पादन शब्द क्या है? उपयोगिता का सृजन। जो उपयोगिता का सृजन होता है वह उत्पादन कहलाता है। और मैंने इन दोनों शब्दों पे जोर क्यों दिया है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था वित्तीय वर्ष से क्या आशय है, तो वित्तीय वर्ष हम किसे कहेंगे? 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय वित्तीय वर्ष कहलाता है। दूसरा टॉपिक मैंने आपसे पूछा कि उत्पादन से क्या आशय है। ये भी बोर्ड में 1 नंबर में पूछा जा चुका है कि उत्पादन से क्या आशय है, तो उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन। तो हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे थे। देश में सभी साधन अपने संयुक्त प्रयास के द्वारा जितनी मूल्य की अंतिम वस्तुएं सेवाएं उत्पादित करते हैं, उन सब की आय को हम राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि का निर्माण होता है। इस मूल्य वृद्धि में सभी स्वामियों को वितरित किया जाता है, जिसमें भूमि को लगान मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है और पूंजी को ब्याज मिलता है और उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय आय ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो राष्ट्रीय आय हम किसे कहेंगे? एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात एक वित्तीय वर्ष में देश के सभी साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। बेटा 3 प्रश्न बन गए, तीनों बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। पहला प्रश्न राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तीसरा प्रश्न उत्पादन से क्या आशय है, उपयोगिता का सृजन उत्पादन कहलाता है। तीनों ही बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय का, हमें पता चला तो राष्ट्रीय आय है इसको घरेलू साधन आय और विदेशों से प्राप्त साधन आय के योग के रूप में माना जाता। तो ये घरेलू साधन आय क्या है, किसे कहेंगे घरेलू साधन आय? घरेलू साधन आय अपन कहेंगे देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पन्न होने वाली आय को घरेलू साधन कहा जाता है। यानी हमारे देश की घरेलू सीमाओं में जो आय हमें प्राप्त होती है वह घरेलू साधन आय कहलाती है। और राष्ट्रीय आय किसका योग है? घरेलू साधन आय प्लस विदेशी साधन आय, इन दोनों चीजों का योग राष्ट्रीय आय है। और घरेलू साधन आय हमारे देश में जो समस्त संसाधनों से उत्पन्न होने वाली आय है वह घरेलू साधन आय है। जो राष्ट्रीय आय है इसके अनेक रूप होते हैं, इसकी अनेक अवधारणाएं हैं और ये सभी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। जैसे कि जिन अवधारणाओं के अपन नाम ले सकते हैं, इनमें सकल घरेलू उत्पाद है, शुद्ध घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो इसमें बहुत सारी अवधारणाएं जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। हमारी अर्थव्यवस्था की निष्पादकता को मापने का जो महत्वपूर्ण साधन है वह है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो ये तो बेटा अपन ने जाना राष्ट्रीय आय, वित्तीय वर्ष, उत्पाद, घरेलू साधन आय और सकल घरेलू उत्पाद। अब अपन बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। जैसे कि राष्ट्रीय आय से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, लेकिन राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का एक उपयुक्त माप नहीं है। ये जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को शो नहीं करता, दर्शाता नहीं है। तो वर्तमान में जनसंख्या में परिवर्तन को शो करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय को। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण या आर्थिक विकास का अधिक उपयुक्त माप है। तो जो प्रति व्यक्ति आय है इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु देश की
राष्ट्रीय आय का जनसंख्या में भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय इक्वल क्या करेंगे, देश की राष्ट्रीय आय, फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे, देश की जनसंख्या। तो ये प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है। बेटा जो ये टॉपिक बने हैं अपने, इनमें से 5-6 टॉपिक अपन ने दिए, इनमें से एक बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। एक ही नहीं 3 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से बनेंगे, 1-1 नंबर के। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको याद करने होंगे। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब से शुरू हुई। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास कब शुरू किया गया, उसकी चर्चा अपन करते हैं। तो अपन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु कोई विधिवत संस्था नहीं थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया 1868 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया 1868 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। तो आपको ध्यान में रखना है, भारत में अर्थव्यवस्था की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 ईस्वी में किया गया। इसके बाद में जिन लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया, इसमें फिंडले सिराज, डॉक्टर वी.आर. राव, इन लोगों के द्वारा प्रयास किए गए। अलग अलग लोगों के द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए गए। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु अलग अलग आधारों का प्रयोग किया गया, परंतु इन विद्वानों के पास साधनों और सूचनाओं का अभाव था और इन्होंने सांख्यिकी विधियों का उपयोग भी नहीं किया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के द्वारा श्री पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बन गया है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया 9 अगस्त 1949 ईस्वी में, और किसकी अध्यक्षता में, पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसके पश्चात इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है 1951 से लेकर के 1955 तक प्रस्तुत की, और इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सौंपा गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO। तो बेटा प्रश्न बन गया है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन सी संस्था करती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करती है, जो वर्ष 1955 से ये कार्य रेगुलर कर रही है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, जैसा कि अपन सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहे थे। सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान होता है। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है इनको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक जिसको कृषि क्षेत्रक कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक जिसको विनिर्माण क्षेत्रक कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्रक जिसको सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है इसमें किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनको जो प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आधारित अनेक गतिविधियां जैसे कि कृषि कार्य है, खनन है, मत्स्यन है, पशुपालन है। तो ये सब कार्य प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक में मुख्य क्षेत्रक कृषि क्षेत्रक है, इसके अलावा इसकी सहायक गतिविधियां हैं। तो इससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां आती हैं इन्हें प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्रक और सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। फिर द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक में क्या किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको विनिर्माण प्रणाली के द्वारा परिष्कृत किया जाता है। उन्हें यह अपन कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का अगला कदम विनिर्माण क्षेत्र का, यहाँ वस्तुएं निर्मित की जाती है, और ये प्रक्रिया
किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है, जैसे कि कपास से वस्त्र बनाना, गेहूं से बिस्किट बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना। तो ये सब एग्जाम्पल किसके? विनिर्माण क्षेत्रक के। इसमें क्या किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक से जो उत्पाद होते हैं उनको संवर्धित किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, और ये सब विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए द्वितीयक क्षेत्रक को उद्योग या विनिर्माण क्षेत्रक भी कहा जाता है। फिर अपन इसके बाद में अगले पॉइंट में पहुंच जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के। अगली कड़ी क्या है? तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक में उपयुक्त दोनों क्षेत्रों से भिन्न है और उसमें क्या किया जाता है? सेवा क्षेत्रक कहा जाता है, क्योंकि उसमें सेवाएं दी जाती है। प्राथमिक क्षेत्रक में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, द्वितीयक क्षेत्र में गेहूं से बिस्किट बनाए जा रहे हैं, और जो तृतीयक क्षेत्रक है उसमें गेहूं की सप्लाई, जो बिस्किट हैं उनको सेल किया जा रहा है। व्यापार, उद्योग, पत्रकार, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, ये सभी सेवा क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? तृतीयक क्षेत्रक में सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। सेवा क्षेत्र में कुछ अपरिहार्य श्रेणियां भी है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे अपन बात कर सकते हैं चिकित्सक की सेवा, शिक्षक की सेवा, वकील की सेवा, धोबी, नाई, मोची, ये सभी सेवा क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये सब सेवा सेक्टर में आते हैं। तो इसलिए हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो राष्ट्रीय आय की गणना के द्वारा इन तीनों क्षेत्रकों का कितना योगदान है वो भी पता किया जाता है। एग्जाम में बेटा ये भी पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र की 2 गतिविधियों के नाम बताइए, कृषि और खनन। द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक की 2 गतिविधियों के नाम बताइए। तो तृतीयक क्षेत्रक में 2 गतिविधियां कौन सी आ गई? बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचारण, भंडारण। कोई भी 2 नाम अपन लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तृतीयक क्षेत्रक की 2 सेवाओं के नाम बताइए। तो जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें 1-1 नंबर के 3 से 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, आपको अच्छे से समझना है। और इससे आगे का बेटा अपन कल पढ़ते हैं।